हेलो दोस्तों, SMB कनेक्ट द राइज डॉट इन के स्पॉटलाइट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं सृजन नारायण हूँ। हमारी स्पॉटलाइट सीरीज में बिजनेस जगत के दिग्गज अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज हम अपने साथ पेरेंट नासिक के श्रीकांत पाटिल को पाकर बहुत एक्साइटेड हैं। वो अपनी यात्रा हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। वे MSME चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और नासिक इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन नीमा के स्टार्टअप कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। नमस्कार श्रीकांत पाटिल जी। नमस्ते नमस्ते सर। सर, सबसे पहले यस। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। आपके पहले आपकी कंपनी के बारे में बात करेंगे, फिर आप जिन जिन कमिटीज के में आप हैं उनके बारे में हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। ओके ओके ओके। तो तो पहले थैंक यू आपके संजय, मुझे मौका देने के लिए। एंड वेरी हैप्पी, डिलाइटेड। एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है इन 1994 एंड इन इलेक्ट्रिकल। तो एक एक दो महीने शायद मैंने एक कंपनी में, इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम किया। उसके बाद आई स्विच ओवर टू मैकेनिकल इंडस्ट्री। That was a mechanical industry, and I took a wrong way. You can say मैकेनिकल फील्ड में काम करना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने, और वो भी इंजीनियरिंग, दैट इज 180 डिग्री अपोजिट है। फिर भी मुझे वो पता चला 3-4 साल बाद। देन आई ट्राइड टू लेफ्ट लीव दैट कंपनी, बट अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट ने नहीं कहा कि आप यही करिए। देन आई टुक दैट एडवाइस फ्रॉम माय डायरेक्टर कि चलो अभी जो हुआ है उसी को सही करेंगे। तो 10 साल तक मैंने वही कंपनी में काम किया। इस तरह से किया कि वो आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, फाउंड्री, फोर्जिंग, इंजीनियरिंग, मशीनिंग एंड ऑल। इवन आई ट्राई टू हेल्प अकाउंट्स पीपल, सेल्स पीपल, मार्केटिंग पीपल। तो करीबन 10 साल तक मैंने वो कंपनी में काम किया। उसके बाद काफी सारा नॉलेज इकट्ठा हुआ कि मुझे पता नहीं था कि वो किस लिए मैं कर रहा हूँ, बट इंटेंशन एक था कि जो भी मेरा कलीग है उससे 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 हेल्प होनी चाहिए, दैट्स इट। तो वो धीरे धीरे काफी नॉलेज बढ़ता गया क्योंकि प्रैक्टिकली काम कर रहा था मैं। राइट फ्रॉम क्वालिटी है या फिर मार्केटिंग है, विजिट टू वेरियस कस्टमर्स इन इंडिया। तो किस तरह से होता है, अकाउंट्स में होता है, बैलेंस शीट क्या होती है इंजीनियर को पता नहीं रहता ऑनेस्टली। क्रेडिट डेबिट क्या होते हैं, नहीं, वो धीरे धीरे वो सीखता गया। और काफी सारा होने के बाद फिर एक 10 साल कंप्लीट हो गए मेरे वो कंपनी में। देन आई लेफ्ट दैट कंपनी। कुछ ऐसे सिचुएशन आए थे फैमिली के कि मुझे छोड़ना पड़ा कंपनी। उसके बाद मैंने मेरा कंपनी चालू किया, दैट इज पैरामाउंट एंटरप्राइजेस। पैरामाउंट एंटरप्राइजेस का ब्रांड नेम है पेरेंट, PARENT। पेरेंट नासिक इज जियो लोकेशन। अब वो कंपनी मैंने फॉर्म कर दी 2004 में, मतलब आफ्टर वर्किंग विथ वन कंपनी। देन आई स्टार्टेड माय पैरामाउंट एंटरप्राइजेस कंपनी, दैट इज इन मैन्युफैक्चरिंग इन रोबोटिक स्पॉट वेल्डिंग, स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स। तो ओके। काफी अच्छा रिस्पांस मिला। 3-4 साल मैंने अच्छा मार्केटिंग किया, पैन इंडिया सप्लाई किया। इवन मेरे कस्टमर्स मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर, जो बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सभी मेरे कस्टमर्स थे। एंड डायरेक्टली सप्लाई था क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो कोई भी मशीन का स्पेयर्स मैन्युफैक्चर हो जाता। तो दो दे वांट स्पेयर्स इन स्टॉक, अदरवाइज जो भी अगर देता है 100% मैच करने वाला तो उनसे ले लेते हैं एट एनी कॉस्ट। तो उसका मैंने एक फायदा ले लिया कि हर एक को मैंने सप्लाई करना शुरू कर दिया। एंड काफी अच्छा चला वो। करीबन 5 साल 6 साल तक मैंने काफी अच्छा बिजनेस पैन इंडिया कैटर कर दिया स्पेयर्स में। उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिला। देखिए क्या होता है, एक 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 रहता है, अगर एंटरप्रेन्योर बनने के बाद अगर आपकी भूख नहीं है तो फिर वो एक जगह रुक जाता है। 5 साल बाद मुझे ये रियलाइज हुआ
अगर वर्किंग विथ टाटा मोटर्स या फिर और फोर्स मोटर है, पियाजो है या मारुति है, ये एक तो आपके पास बहुत सारा पैसा चाहिए और बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, सो दैट यू कैन विथस्टैंड लॉन्गर टाइम। और मैं तो एक एक आम कॉमन पर्सन हूँ, मेरे पास तो कुछ बैंक बैलेंस भी नहीं थे, तो एक जॉब करने के बाद अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। मैं ये पूछ रहा था कि जो स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच आप बोल रहे हैं, तो आपकी शुरुआत की इक्विटी कितनी थी? इक्विटी मेरे पास सर ऑलमोस्ट 10,000 थी व्हेन आई दस। लेफ्ट कंपनी। 10,000 थे मेरे पास, 10,000 से मैंने बिजनेस शुरू किया था। तो नया एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो उसके उसके पास, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आपको बैंक भी लोन नहीं देती। आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए, मॉर्गेज के लिए चाहिए, तो इट वाज यू नो वेरी टफ टाइम। उसमें से एक तो ये तरकीब निकालना है कि कुछ इस तरह से बिजनेस करिए या इस तरह से आप प्रोडक्ट बनाइए ताकि आपको पैसा पहले मिल जाए, दैट इज एडवांस पेमेंट। या तो कस्टमर आपके पीछे आए, तो ऊपर भी उतनी बढ़ाना पड़ेगा आपको, कंट्रोल फैक्टर्स, पैरामीटर्स भी बढ़ेंगे। तो जो मुझे आता था वो मैंने मैन पावर डेवलप किया, एक दो चार करते करते 10-20 लोगों को मैंने सिखाया किस तरह से करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेस सिखाया उनको, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की कोशिश किया। धीरे धीरे फिर सिस्टम लगाया। एक 4-5 साल तक बहुत अच्छा सेट हुआ, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करना एक दिमाग में आया कि यार एक्सपोर्ट करना है। और ये चीज है, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, द मोमेंट आई डिसाइडेड, द सेम टाइम मुझे दिमाग में आया था मेरे कि मुझे बिजनेस एक्सपोर्ट के लिए ही करना है। कैसे करना मुझे पता, बिजनेस भी चल रहा था, लेकिन फोकस था कि मुझे एक कंट्री में क्लिक करना है ऑर्डर। तो मैंने शुरू में तो कंट्रीज लिया, मलेशिया में पहले कोशिश किया मैंने। 2007 एंड और 2008 जनवरी में मुझे पहली ऑर्डर क्लिक हुई। करीबन 25 लाख की ऑर्डर थी मुझे, पहली ऑर्डर एक्सपोर्ट की, और वो क्लिक हो गई। तो फिर 25 वो निगोशिएट हो गया, सब हो गया। आई गॉट दैट ऑर्डर। मैंने 1-1.5 महीने में, 45 डेज में मैंने वो एग्जीक्यूट कर दिया ऑर्डर, पैसे मिल गए। उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पहला ऑर्डर 25 लाख का, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और उसके बाद मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि अभी हमें जो बिजनेस आगे बढ़ाना है वो एक्सपोर्ट ही रहेगा। बहुत कठिन डिसीजन था। मैंने जो इंडियन कस्टमर्स थे उनको धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। और ये बहुत बड़ी डिसीजन थी कि आप कोई अगर मारुति या जय भारत में, जेबीएम आपके गुड़गांव में है, होंडा है वहां पे, या फिर कपारो करके है, उनको रेगुलर आप सप्लाई कर रहे हो और धीरे धीरे आप उनको मना कर रहे हो कि नहीं मुझे अभी ये अगले महीने से नहीं करना है, तो बहुत बड़ी डिसीजन थी। तो यूरोप में मुझे एक कस्टमर मिला, और मैंने फिर सॉरी यूके में मुझे कस्टमर मिला और उसको क्रैक कर दिया। और इनिशियली सैंपल सप्लाई किए फ्री ऑफ कॉस्ट में, फिर प्राइस नहीं बैठ रही थी, प्राइस में बिलो द प्राइस कोशिश किया। उसके बाद उनका, क्योंकि वो जनरली यूरोप में किसी को एंट्री करने नहीं देते, वो बहुत सारे रीजन है उनके। वो 100 रुपए की चीज वो 1,000 में लेंगे, लेकिन आपसे 50 रुपए की नहीं लेंगे। सिंपल। तो प्राइस पे वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप प्राइस कम है इसलिए आपसे लेंगे। आपको क्वालिटी, एंड दूसरा है सस्टेन। आप रिपीटेबिलिटी कितना करेंगे, आप हर महीने उतना दे पाएंगे कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस जब तक कस्टमर के पास नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मुझे साल भर में पता चला कि ये आपको करने वाला नहीं, क्योंकि उस वक्त 2012-13 की बात रहेगी। उस वक्त मैंने कोशिश किया कि चाइना अभी बहुत टॉप पे है, तो हम लोग चाइना से प्राइस अगर कम रखते हैं तो हो सकता है बहुत सारे कस्टमर्स आ सकते हैं। लेकिन आई वॉज रॉन्ग। व्हेन डीलिंग विथ यूरोपियन कंट्रीज ये नहीं चलेगा। आपकी प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, टाइमली डिलीवरी, और कुछ नहीं। तो फिर जो जो तो फिर धीरे धीरे मैंने यूके में ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया।
और काफी अच्छा ऑर्डर आने लगा, फिर रिपीट ऑर्डर आने लगी। एक साल में करीबन 10-15 बार ऑर्डर्स आने लगी, हर हफ्ते आने लगी। उसके बाद मैंने फिर वो यूके में एक बार एंट्री मिल गई, मुझे स्पेन में ऑर्डर मिल गई, मुझे जर्मनी में ऑर्डर मिल गई, मुझे इटली से ऑर्डर आने लगी, क्योंकि ये जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज के मशीनरीज यहाँ पे इंडिया में है। अभी जैसा फोर्ड हमारे पास था, फोर्ड कार मैन्युफैक्चरिंग, जैसा सानंद में उनका प्लांट था, और चेन्नई में। तो फोर्ड स्पेन में मैं सप्लाई करता था, लेकिन फोर्ड चेन्नई या फिर सानंद में मैं सप्लाई नहीं करता, क्योंकि मैं मुझे डॉलर में चाहिए था। 100 रुपीज जो है वो मुझे डॉलर में चाहिए था, सिंपल। तो इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग टू दीज टू कंपनीज, मैं डायरेक्ट स्पेन में, कोई दिक्कत नहीं है। होंडा में मैं गुड़गांव में जो प्लांट था वहां पे 1 या 2 बार मैंने सप्लाई कर दिया, उसके बाद बंद कर दिया। उसके बाद मैंने यूके में शुरू कर दिया। जनरल मोटर्स आई नेवर सप्लाइड टू चेन्नई, बड़ौदा प्लांट और पूना प्लांट, मैं यूके में ही सप्लाई करता हूँ। तो क्या हुआ उससे एक, एंड फॉर्चुनेटली यूएस में भी मेरा एंट्री हो गया। यूएस में मेरा कुछ कस्टमर्स है, मेरा बीएमडब्ल्यू में मेरा यूज होता है, बेंटली में साल में एक बार ऑर्डर आती है मेरे पास, एक ही ऑर्डर आती है, क्योंकि वो 12 गाड़ी ही बनाते हैं, उसमें से 10 महीने में बनाते हैं, और धीरे धीरे मैन्युअली काम करते हैं, तो उनको मतलब टाइम भी बहुत अच्छा रहता है, प्राइस भी देते हैं अच्छा। और वो प्रेस्टिजियस पॉइंट है कि यार आप बेंटली में यू सप्लाई करते हो, दैट इज प्रेस्टिजियस पॉइंट है। तो यार और क्या चाहिए, कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए आपके। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जर्नी है, वहां रुक रुक भी नहीं सकता आप, मतलब वो पास बढ़ते जाती है। तो बिफोर कोरोना 2018-19 में, कोरोना से पहले, यार नहीं अभी बहुत हो गया, अभी मुझे मतलब एक फैक्ट्री हो गई, उस बाय द टाइम मैं एक एक मशीन ऐड करते गया। मेरी खुद की फैक्ट्री नहीं थी, रेंट बेसिस पे मेरा ये सब चल रहा था इतने सालों से। तो मैंने फैक्ट्री परचेस किया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, बच्चा एक ही है लड़का, वो भी 12th के बाद यूएस में निकल गया। अभी और क्या चाहिए, है ना? एक तो आपको फिर, तो उस वक्त फिर मैं रुक गया, और देन आई हैंडेड ओवर माय एंटायर बिजनेस टू माय वाइफ। चलो वो हाउस वाइफ थी एंड शी इज अ ग्रेजुएट, तो चलो वुमेन एंटरप्रेन्योर, उसको भी मदद मिलेगी और उसको भी सीखने को मिलेगा। तो उससे तो पहले फैक्ट्री मैंने हैंड ओवर कर दिया। सबसे डिसीजन ऐसी लिया, मैंने साइनिंग अथॉरिटी निकाली, वो इम्पोर्टेंट। बात बताने के लिए बहुत बोलेंगे, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी वो इम्पोर्टेंट। और डिसीजन लेना वो भी उनके ऊपर, क्योंकि वो सीखने के लिए तरीका अलग अलग हो सकता है, हर एक का। तो जब डिसीजन गलत होती है तो ही सीखेंगे। क्या होगा, हर चीज अगर वो गाइडेंस, अगर मैं हूँ प्रेजेंट फैक्ट्री में आज, और तो हर बात अगर मुझे पूछेंगे, तो फिर आपकी डिसीजन, कोई मेरा इन्फ्लुएंस रहेगा उसमें। तो यू टेक डिसीजन, वॉट एवर, वो गलत भी होती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ हूँ, मेरे सामने गलती हो रही है तो मैं नहीं बताऊं, क्योंकि वो एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी रहेगी। तो धीरे धीरे वो भी अच्छा होने लगा, वो भी अच्छे से बिजनेस करे, क्योंकि ऑलरेडी वो सेट था ऑटो पायलट मोड पे। तो ये धीरे धीरे मैंने फिर उसमें से क्विट करना शुरू किया। तो 2018-19 में मुझे पता चल रहा था कि यार अभी तो मैं मतलब क्या करूं, काम ही नहीं है मेरे पास कुछ, मेरे पास कोई काम नहीं था, क्योंकि उसके बाद मैं रुक गया फिर। तो उसके बाद थोड़ा फिर मैंने रास्ता ही बदल दिया। आज तो मैं मतलब बहुत ही अलग रास्ते पे चल रहा हूँ। 2019 के बाद ऑटो पायलट मोड पे मेरा बिजनेस, के बाद ऑर्डर्स के लिए मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, अपने आप कस्टमर्स और ब्रांड हर जगह पे इतना है कि वो कहीं ना कहीं से अभी इंक्वायरीज आती रहती है। इंक्वायरीज का कोटेशन कितना देना या देना नहीं देना, वो डिसीजन अभी ये लोग करते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट हो गया। सर, इतनी सारी बातें जो आपने मुझे बताई, इतना सारा जी जो आपका एक्सपीरियंस है, जी इसमें बहुत सारी चीजें आपने एक साथ कवर कर दी है मेरे लिए। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके पास पूछने के लिए। जी तो सबसे पहले तो आपके पहले इनिंग पे जाते हैं। ये आप ये बताइए कि आपकी कंपनी के कर्मचारी की कितनी संख्या होगी, आपकी टर्नओवर कितनी होगी, कितने ये यूनिट्स करीबन हैं? हमारा तो अभी नासिक में फिलहाल एक ही यूनिट है।
हमारी खुद की फैक्ट्री है, 10,000 स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर एरिया हमारा फैक्ट्री का है। वहाँ पे 100% इन हाउस है। एडवांस टेक्नोलॉजी, सीएनसी मशीन्स, फोर्जिंग मशीन्स, बीएमसीज, बाकी जो मशीन्स है वो हमने परचेस कर लिए है ऑलरेडी। प्लस फैक्ट्री भी अभी हमारी हो गई है। और 20 पीपल हम लोग काम कर रहे हैं अभी। 20 लोगों की टीम है हमारी। उसमें इंजीनियर्स भी है, प्लस मैन पावर भी, वर्कर लोग भी है। और उसमें मैक्सिमम अभी वुमेन्स भी ज्यादा हमने कोशिश की है कि वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए। वुमेन्स उसमें करीबन 40-50% तक हमारे वुमेन्स उसमें है। और इम्पोर्टेंट है, वाइफ अभी लेडीज गवर्न कर रही है, तो उनको जो मैनेजर है वो भी वुमेन ही है। राइट। और टर्नओवर की बात करते तो अभी आई एम हैप्पी। व्हेन आई लेफ्ट 4 साल पहले तक हम लोग 20 करोड़ थे, तो अभी करीबन 3.5 करोड़ और उसमें ऐड कर दीजिए तो दे आर हैप्पी। मतलब बहुत ज्यादा अभी 50-100, तो अगर जो चाहते हैं तो करिए, तो बट आई सर, एम हैप्पी। जी। ये जब आप इतना बिजनेस आपने खुद से संभाला, सब कुछ अपने साथ रखा, उसके जी। बाद आपने कैसे डिसाइड किया, ये जो आपने डिसीजन ले लिया कि आप अपना सारा बिजनेस छोड़कर समाज को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाएं, ये ख्याल जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये इसको इसको कैसे अंजाम दिया आप? मैंने फिर सोचा कि चलो अभी कुछ खुद के लिए जीते हैं। तो मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो पैसा उठाओ और फिर कई कंट्री घूमने चले जाओ, या अपने इंडिया में, भारत में बहुत जगह है कि जहां हम लोग जा सकते हैं। लेकिन मैं वो रास्ता नहीं यूज किया। मैंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि यार चलो ठीक है, आप जीरो थे, एक इंजीनियर थे एक कंपनी में, कुछ तो 10-12 हजार रुपए सैलरी थी, आज अभी आपके पास करोड़ रुपए है। श्रीकांत, कैसे लग रहा है? अपने आप से बात हो रही थी। यार पता नहीं क्यों कर रहा था। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 2003 में, और भाई भी एक्सपायर 2017 में। तो अभी क्या, क्या आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं पता था। चलो आगे, आगे 100 करोड़ कमाना है, क्या करना है? बोला नहीं, ये कहीं ना कहीं तो मेरे जो क्वेश्चंस थे वो दिमाग में बहुत सारे आ रहे थे। क्योंकि होता कि बात मेरे दिमाग में है कि यार चलो, मैं भी यही कहूँ अभी कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। ये 60 साल में रिटायर्ड लेना वो कंपलसरी है, क्योंकि आपसे काम नहीं होता है इससे। अभी इतने 15 साल पहले मैंने अगर रिटायरमेंट ले लिया, इसका मतलब क्या है कि कुछ तो है, कि जो दूसरा रास्ता है वो मुझे सेकंड इनिंग चालू करना है। रिटायर मतलब बैठ जाना ऐसा नहीं है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया कि यार नहीं, वो अभी तक जो कर रहा था वो सब दुनियादारी कर रहा था, कि चलो बिजनेस और बिजनेस बढ़ाओ। उसके बाद मैंने सेकंड इनिंग में मैंने तो शुरू किया अपने आप को खोजना। दैट इज आई कॉल, वो अंतर यात्रा कहते हैं उसे, सेल्फ रियलाइजेशन। तो गीता पढ़ी मैंने, वो फिर बाकी रामायण पढ़े। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोल रहे थे कि यार पढ़ते रहो, मैंने कुछ तो पढ़ो। वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते काफी सारे किताबें हो गई। बुद्ध, महावीर, वेस्टर्न कंट्रीज के लाउथ से, है ना। तो धीरे धीरे ये कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया। धीरे धीरे पता चल गया कि यार अभी तो कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। अभी कुछ छोटा मोटा नहीं है, बहुत कुछ करना है। लेकिन वो अपने लिए नहीं रहेगा, वो दुनिया के लिए रहेगा। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये यूनिवर्स क्या है, हमारा जन्म किस लिए हुआ, और मेरा काम क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब यार नहीं, ऐसे करना है, चलो दूसरे की कैसे मदद कर। तो जो है, लाउत से कहता है जो है वो खाली कर दो। महावीर बोलते हैं दिमाग में रखो ही मत कुछ। यार मतलब एक एक इम्प्लीमेंट करते चलो। इतने ऑलमोस्ट 94 से लेके आज तक करीबन 30-29 साल का एक्सपीरियंस है। तो बहुत कुछ सीख लिया होगा, कुछ तो सीखा होगा तो वो खाली करना आसान नहीं। वो मैं जाना शुरू किया 1 साल बाद। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग थ्रू मुझे सिलेक्ट किया स्टार्टअप इंडिया पे।
एज ए मेंटोर, स्टार्टअप मेंटोर, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप था, एक्सपीरियंस था। और धीरे धीरे फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चर देना शुरू कर दिया। लेक्चर मतलब एक आध घंटा चलो उनके साथ बात करते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो फैशन, वो पैशन बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ करीबन 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप हब है, उनके साथ उन्होंने सिलेक्ट किया। उसके अलावा फिर SC/ST हब है दिल्ली में, AYE करके है, अम्बेडकर यंग एंटरप्रेन्योर्स, उनके साथ काम कर रहा हूँ। STPI है, बायआर्क बायोटेक्नोलॉजी, उनके साथ में काम कर रहा हूँ। उसके अलावा फिर करीबन आज के डेट में करीबन 7 स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। और ये स्टार्टअप स्टैंड अप वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करिए, और स्टार्टअप्स क्रिएट करिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करने के बाद उनको एक वो फंडिंग भी अवेलेबल करा के दीजिए। सीड फंडिंग है स्टार्टअप के लिए, प्लस वुमेन्स के लिए, बहुत सारी सब्सिडीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स है, वो उनको पहुंचाना, उनके पास उनको हेल्प करना। तो धीरे धीरे वो पैशन बन गया। फिर मैंने 1 घंटे से जो काम शुरू किया था, वो धीरे धीरे अभी करीबन 17-18 घंटे दिन भर का वो पूरा मेरा शेड्यूल रहता है अभी, वो कंप्लीट। उसके अलावा फिर नासिक लोकल लेवल पे मैं नीमा में एक स्टार्टअप हब शुरू किया, क्योंकि मैं कॉलेज के साथ में करीबन 4-6 साल से मैं जुड़ा था, इंजीनियरिंग कॉलेज और बाकी लॉ कॉलेज, MBA कॉलेज। तो कॉलेज में एक इकोसिस्टम हो जाती है, क्योंकि बाय फोर्स वो क्रिएट भी करते हैं। लेकिन जो बंदे, जो लड़के लड़कियां कॉलेज खत्म होने के बाद इंडस्ट्री में आती है, इंडस्ट्री में जॉब नहीं है, कुछ बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हेल्प कहीं मिलती नहीं। कहाँ जाएंगे वो? उनको एक तो अवेयरनेस नहीं है, और कांटेक्ट पर्सन नहीं है, गवर्नमेंट के साथ तो डायरेक्ट बात भी नहीं कर सकते। तो वो एक जो गैप थी, वो मैंने ढूंढ ली कि यार उन लोगों के लिए करें जो हाउस वाइफ है, जो किसी 10-50 लाख या 1-2 करोड़ का बिजनेस कर रहा है साल भर में, छोटा बिजनेस है उसका, और उसकी वाइफ हाउस वाइफ है। उससे भी इच्छा है कि यार मैं भी 50,000 रुपए महीने का कमाऊं, कुछ तो बनाओ। मैं घर में कुछ तो लड्डू बनाती हूँ, वो तो बेचो। उसकी भी इच्छा ही है, तो चलो उनसे बात करते हैं। तो गवर्नमेंट भी देने के लिए तैयार है, और करने वाले भी तैयार है। अगर नहीं है तो हम लोग तैयार करेंगे। तो मेरा वही काम था फिर, कि चलो प्रोग्राम लेते हैं, उनको अवेयर करते हैं, देखो ये इनिशिएटिव है, इस तरह से फंडिंग होता है, आपको मॉर्गेज की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपके नेक्स्ट डोर पे मैं हूँ। तो धीरे धीरे उनको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। करीबन 100 के ऊपर वुमेन्स ऐसी है अभी जो हाउस वाइफ थी, उन्होंने बिजनेस शुरू किया। और अभी उनके जो हस्बैंड है, वो मतलब कभी मिलते हैं, यार क्या लगा दिया, अभी हम लोग बिजी इतने हो गए, वो उसके इसमें बिजी, मैं मेरे इसमें। वो शाम को 7 बजे चाय मिलती थी, अभी वो चाय भी हमें किसी और से पीना पड़ता है। मतलब अच्छी बात है। और भाभी जी तो खुश है। हाँ वो खुश है, वो पैसे गिनती रहती है अभी। वो तो हमेशा आपका नाम लेती है कि यार उनके वजह से पैसे आ रहे हैं। तो मैं तो बीच में वो ब्रिज हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, आप फॉरवर्ड कर रहे हो, ये आप ले लीजिए, डॉक्यूमेंट दे दीजिए, खत्म, मेरा क्या काम। मैं तो पोस्टमैन। वो करीबन स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स में उनको सीड फंडिंग का अवेयरनेस क्रिएट करो। फिर यहाँ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स लेता हूँ, हर जगह लेता हूँ। फिर अभी नासिक के बाद अवेयरनेस होने के बाद आप उसको फंडिंग के लिए अप्लाई करिए। अलग अलग जगह पे फंडिंग चाहिए। जैसे कि अभी कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है, तो वहाँ वो कहीं पे भी जाएगा तो उसे फंडिंग नहीं मिलेगी, सीड फंडिंग। तो उसको कहाँ से मिल सकता है? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आया है, STPI, वहां से आपको मिल सकता है। उसके बाद बायआर्क से मिल सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो हर वो पता चाहिए, तो वहां पे कॉन्टेक्ट है, मिनिस्ट्री में कौन है, सेक्रेटरी लेवल पे कौन है, वो लेके आप उनको कांटेक्ट करा दीजिए। फंडिंग के लिए कौन सी वेबसाइट है, वो आप अप्लाई करा दीजिए उनको। उनको आसान जितना कर सकते हैं वो करा के दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, अभी करीबन नासिक में ही करीबन 3.5 करोड़ की सीड फंडिंग दिलाई है, वो भी STPI और बाकी इससे। तो खुश है, अच्छे उनका चल रहा है अभी। मेरा एज ए एक्सपीरियंस पर्सन ये भी उनको कहना रहता है कि आप घाई मत करिए। वो यंग जनरेशन में होता है ना, 5 साल में मैं कितना कमा लूं,
वो टाइम नहीं है उनके पास। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप सीखेंगे नहीं और बाद में 3 साल बाद अगर बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा तो बिजनेस का मतलब ही नहीं है। स्लो चलिए, एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है। तो मेरा हर कॉलेज में अभी करीबन 7-8 कॉलेज में मैं एडवाइजरी बोर्ड में हूँ, एमबीए कॉलेज में हूँ, वहां पे इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये करते करते मुझे ये पता चला कि अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स अगर क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, एंटरप्रेन्योरशिप, फंडिंग, लैंड और बहुत तो वो तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। एमएसएमई भी आती है उसमें, फिर इंडस्ट्री में ऑलरेडी एमएसएमई तो बहुत है, उनको भी हेल्प करना जरूरी है। तो मैं फिर जेड कंसल्टेंट हुआ, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। वहां पे मैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मैंने काम करना शुरू किया। उन्होंने मुझे सर्टिफाई कर दिया, जेड के लिए कर दिया। उसके बाद लीन एमएसएमई इनिशिएटिव है, वहां पे उन्होंने सर्टिफाई कर दिया। तो उनका भी ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद फिर अभी जेड के सर्टिफिकेशन करीबन 2000 के आसपास में हो रहे हैं अभी। लीन के चालू है। वो बाय द टाइम एज ए इंजीनियर और एक्सपोर्ट का भी नॉलेज है, तो चार्टर्ड इंजीनियर का भी मैंने सर्टिफिकेशन ले लिया मेरा, और उसके भी मैं उनको सर्टिफिकेट देता हूँ। तो वो थोड़ा असिस्ट हो जाता है उनको, इररिस्पेक्टिव पैसे की बात नहीं है उसमें। इसमें से मेरा सेकंड इनिंग है यार, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है कि मैं मतलब लाखों रुपए कमा सकता हूँ। स्टार्टअप्स पैन इंडिया, जैसे स्टार्टअप इंडिया पे मैं काम कर रहा हूँ, तो करीबन मैं 64 या 70 स्टार्टअप्स है पैन इंडिया मेरे खुद के, उनके साथ में जुड़ा हूँ हर फील्ड में। वो पैसे देने के लिए तैयार है सर। सर आप, सर हमारे साथ रहिए, आपका वेबसाइट पे फोटो आना चाहिए, हम हमें कॉन्फिडेंस। हमें ऐसा आदमी चाहिए कि रात को 2 बजे का अगर फोन करते हैं और पूछते सर ये डिसीजन लेना है क्या करो, सामने वाला अगर बंदा देता है 10 मिनट, उससे ज्यादा बड़ा और हमें कुछ नहीं चाहिए। कि वो हैंड होल्डिंग, यही सपोर्ट चाहिए। तो मतलब वो पैसे के लिए तो है ही नहीं सर। तो मैंने साइनिंग अथॉरिटी इसलिए निकाला कि वो अभी वो स्पिरिचुअल भी है। तो ये मैंने कोशिश किया। उसके बाद फिर एमएसएमई में काफी अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहता हूँ। गवर्नमेंट के साथ में मैं खादी ग्राम उद्योग मतलब खादी इंडिया से जुड़ा हूँ। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से स्किल इंडिया कौशल्य विकास है। फिर एमसीडी महाराष्ट्र एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो काफी ओएनडीसी आपने नाम सुना होगा, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है, उनके साथ मैं जुड़ा हूँ। तो गवर्नमेंट के नोडल एजेंसीज करीबन 10-15 के साथ जुड़ा हूँ। उसमें ये बेनिफिट हो रहा है मेरा एक्सपीरियंस का, कि जो यंग जनरेशन है उनको डायरेक्ट हेल्प मिल रही है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उनको कहीं कुछ अगर इशू आता है, कोई दिक्कत आती है या कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए रहती, तो यहाँ पे एक जगह इसे इसके पास मिल जाएगा सब कुछ। तो समझ वो गया। मेरा इंटेंशन ये था कि मेरे पास ये नहीं था कि चलो कुछ सब रख, तो उस वक्त तक वो जर्नी में क्या कहाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो फंडिंग के लिए मैं फिर बन गया काउंसलर, क्रेडिट काउंसलर कहते हैं उसे, वो क्रेडिट काउंसलर बन गया। ताकि मैं सिडबी में बन गया कि ताकि अगर कोई दिक्कत आ रही है एंटरप्रेन्योर को तो मैं हेल्प कर सकूं। चलो ये बैंक की गलती है, चलो आप उनको मदद करिए। गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट के नोडल एजेंसीज के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, कि कोई अगर बैंक सब्सिडी नहीं दे रही है या बैंक एंटरप्रेन्योर को हेल्प नहीं कर रही है, तो भैया आप मदद करिए, मैं हूँ फलाना, आप देखिए। अगर नहीं करते तो मुझे कुछ नहीं है आपसे, ना तो झगड़ा करना है ना तो कोई बैर है। आप उनको मदद करिए, गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा रेफर करिए, नहीं तो हम लोग जो भी कंसर्न है उनको आप चिट्ठी लिख देंगे, और चिट्ठी का फायदा होता है। तो बेचारे के ऊपर वो प्रेशर आ जाता है, वो सिस्टम से काम करता है। उसके बाद फिर फंडिंग हो गई, मैन पावर है, अप्रेंटिसशिप के लिए फिर अभी नया शुरू हुआ है एनएसडीसी का। तो कम से कम वेजेस में लोगों को मैन पावर मिल जाती है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहता है एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में कोशिश मेरी कॉन्टेक्ट ऑलरेडी है, सोशल मीडिया थ्रू है, प्लस करीबन मैं 6 कंट्रीज के साथ कनेक्टेड हूँ। जैसे अभी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, वहां पे मैं कमिटी चेयरमैन हूँ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसके अलावा एमएसएमई सीसीआई जो दिल्ली में है, वहां पे मैं हूँ। स्वदेशी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उनके साथ हूँ। जीआईबीएफ करके है एक, पुणे में है ना, दिल्ली में सॉरी,
ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम, वहां पे मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। प्लस एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहां पे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहां पे फाउंडर मेंबर हूँ नासिक चैप्टर में। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, मुझे तो 1% बेनिफिट हुआ होगा मेरे बिजनेस, लेकिन इससे मानो आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए, बिजनेस शुरू कर दिया, श्रीकांत यार मुझे है ना अफ्रीका में, मुझे युगांडा में मुझे सप्लाई करना है ना, या कोई कंट्री ले लीजिए, वहां पे सप्लाई करना, अभी क्या करना है ना। तो मैं तो आपको अभी बीइंग एंटरप्रेन्योर, मुझे पता है वो फ्लो और सप्लाई सिस्टम भी पता है। तो आपके क्वालिटी के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर, पैकिंग के ऊपर, और वो कस्टम्स के जो भी प्रोसेस है वो आपको सिखा दूंगा। उसके बाद आपके जो एम्बेसी से मेरे कनेक्शंस है काफी सारे, और ये जो चेम्बर्स है इनके भी वहां पे ऑफिस है, तो वहां से मैं डेटा ले सकता हूँ। देखिए ये इतने 50 लोग हैं जो आपके बायर हो सकते हैं, वो लिस्ट आपको मिल गई, फिर आप उनको कांटेक्ट करिए और आप ऑर्डर लीजिए, और फिर आपका बिजनेस, मेरा उसमें रोल खत्म हो गया कि मुझे उसमें से कुछ 2 पैसे मिलेंगे, वैसा कुछ नहीं। आपका एक बार चैनल सेट हो गया, देन मेरा काम खत्म। तो ये हर चीज में मैं वहां पे कनेक्टेड होना चाह रहा था। अभी मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी हो गया हूँ, अभी मेरा बाकी है, जनवरी में आएगा मुझे। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर मतलब, एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर मतलब, आपकी अगर कंपनी मर्ज हो रही है या फिर बंद करना है, तो उसका वैल्यूएशन टेक्निकल, एज ए टेक्निकल पर्सन वो जरूरी रहता है, और वो वैल्यूअर ही करता है। तो ये सब चीजें जो है, ये बे जो भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है, उसके रिलेटेड जो भी है वो मैं अभी सीख भी रहा हूँ। ऐसे नहीं, मेरा स्टडी भी चालू रहता है। 1 घंटा तो मैं निकालता हूँ खुद के लिए पढ़ने के लिए, और बाकी 15-16 घंटे तो हर एक के लिए है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्टर्स जनरेट करना, क्रिएट करना, अवेयरनेस प्रोग्राम। ज्यादातर अभी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अभी ज्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, सब लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, हर एक के लिए 30% दे भी दिया है, लेकिन क्या है ना, हम लोग इतने सालों से पुरुष प्रधान हमारी संस्कृति है, तो हम लोग इमिडिएटली हाथ में नहीं दे सकते। वो मानसिकता तैयार करना जरूरी है। और वो कब होगी, ऑलरेडी वुमेन इज अ पावरफुल पर्सन, उनको पता है, उनको भी, कुछ लोगों को, वुमेन्स को तो पता नहीं उनमें कितनी पावर है, लेकिन उनको अगर अवेयर कर दिया तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने ये पढ़ा भी है कि वुमेन्स में इतनी पावर है, क्योंकि शी इज द ओनली पर्सन, शी कैन क्रिएट एनीथिंग, है ना। वही, लेकिन उनको आज, अगर 5 ट्रिलियन में से तो ऑलरेडी अभी 4 ट्रिलियन तो हो गया है, 5 ट्रिलियन के लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो वुमेन्स को भी अगर मेन फ्लो में अगर लाते हैं, तो हो सकता है ये बहुत बड़ा है, बेनिफिट है, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो हर चीज में वो इनिशिएटिव में उन्होंने वुमेन्स के लिए रखा है कुछ तो बात। अब वो जरूरी है वहां तक आना, तो और उनको अवेयर नहीं है। तो हर जगह भी कुछ 1-2 फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कि चलो वुमेन्स के लिए रहेगा, कि जो अभी आज तक करीबन नासिक और महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो मैं खुद नीमा स्टार्टअप हब के थ्रू करीबन 100 के ऊपर एंटरप्रेन्योर जनरेट किए, और मेरे खुद के कनेक्टेड सब अगर देखा जाए तो करीबन 160-170 स्टार्टअप के साथ काम कर रहा हूँ। प्लस 60 या 70 वुमेन्स ऐसी है जिनको एक्सपोर्ट दिवाली के पहले शुरू किया था। दिवाली में हो सकता है किसी ने 1 लाख या 50,000 का ही बिजनेस किया होगा, लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट का जो टेस्ट है वो ले लिया। सिंपल क्या किया, इंडिया के जो भी बाहर के कंट्रीज में है, उनके कॉन्टेक्ट लेके इन लोगों को दे दिए मैंने, कि ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं, इनको दिवाली का जो मिठाई आप बना रहे हो वो उनको जरूरी है, वो लेंगे। वो 100 रुपए में वहां से लेने से अच्छा आपसे 50 रुपए, 70 रुपए में लेंगे, हो सकता है 100 रुपए में ही लेंगे आपसे। तो आप वहां पे उनको कांटेक्ट करिए। और ये तो उसमें से काफी लेडीज ने मुझे अभी मैसेज भी किए, फोन भी किए, कि सर मुझे 30,000 की ऑर्डर मिल गई थी, 1 लाख का ऑर्डर मिल गया। 5-5, 6-6 लेडीज ने एक साथ बना के उनको भेजा, उनको सिस्टम भी बता दिया कि ये जो मिठाइयाँ है, वो अभी जैसे एक्सपोर्ट के लिए, जैसे कुरियर से अगर भेजना जाए,
तो डीएचएल कुरियर है, टीएनटी कुरियर है ना। छोटा 50 केजी के नीचे अगर है तो कुरियर से भेजना आसान है। तो कुरियर का जो खर्चा है वो बहुत है ना। और ये सब कंपनियां बाहर की है। तो वर्किंग विद गवर्नमेंट, कहा मैं हर जगह गवर्नमेंट को एंडोर्स कर सकूं। तो डाक निर्यात केंद्र अभी शुरू हुआ है, शायद आपको भी पता होगा। पोस्ट ऑफिस में एक्सपोर्ट का अभी काम शुरू कर दिया है कि अगर आपको एक्सपोर्ट, खुद को भी अगर एक्सपोर्ट करना है तो आप कोई अगर पर्सनल शिपमेंट भी अगर भेजते हैं तो 10,000 रुपए लेते हैं, डीएचएल या टीएनटी या जो भी है कुरियर वाले। यूएस में भेजना है या यूरोप में भेजना है, वही अगर पार्सल आप पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं तो 4,500 से 5,500 रुपए में जाएगा। नाइस। राइट। तो आप बता रहे थे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे आपका बहुत काम है, तो उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से आप ये काम करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है। एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओ, है ना। तो ये तो देखिए, अगर हम लोग, हर बंदा, हर बंदी, वुमेन्स अगर जॉब करती है तो उससे अचीव होने वाला नहीं है। हमें पता है, सबको पता है, लेकिन वो इच्छा नहीं। तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि किस तरह से वुमेन्स को मेन स्ट्रीम में लाना है। तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे स्कीम्स, सब्सिडी चालू कर दिए। फिर अभी अभी एक पीएमईजीपी करके एक सब्सिडी लाई है उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अभी महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में, या फिर दूसरा कर्नाटक है, एमपी है, तो वहां पे वो लोकल स्टेट गवर्नमेंट ने भी सीएमईजीपी एक स्कीम लाई है, दैट इज चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या किया उन्होंने, 25% से लेके 35% सब्सिडी देते हैं। मतलब इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, मानो मिलेट का एक कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं लेडीज, तो उनको 10-20 लाख का प्रोजेक्ट है। 20 लाख में क्या करना है, 20 लाख का अगर लोन मिलता है बैंक से, तो उसमें से अगर एससी एसटी या फिर कोई देहात में अगर बिजनेस चालू कर रहे हैं तो उसको 35% मिलेगी। अगर शहर में डाल रहे हैं तो 25%, और ओपन जनरल वो कैटेगरी रखी है उन्होंने। तो ओवरऑल 25 से 35% सब्सिडी मिलेगी। तो सर हर ये तो तरह आप से पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। जी। जी ये तो अलग अलग पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, इसमें जी। आपका क्या रोल है, आप किस तरीके से अपने आप को भागीदार बना। ये मैं खुद यहाँ पे कनेक्टेड हूँ सर। अभी मैं खादी इंडिया पे मैं खादी इंडिया के साथ काम कर रहा हूँ, है ना। खादी इंडिया में केवीआईसी आता है, तो केवीआईसी के अंडर में पीएमईजीपी स्कीम आती है। तो मैं ऑथराइज यहाँ पे मैं ट्रेनर हूँ उसके लिए। तो मैं पहले तो अवेयरनेस प्रोग्राम लेता हूँ हर जगह। जैसे कि अभी फाउंडेशन है ना, महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे फाउंडेशन है, वुमेन्स के फाउंडेशन है ना, एसोसिएशन है। तो वहाँ पे, या फिर कोई लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशन है, तो वहाँ पे मेरे प्रोग्राम होते हैं। पहले तो अवेयरनेस होगा, वो पूरे स्कीम्स के बारे में अवेयर करता हूँ। उसके बाद उनको वो वेबसाइट के डिटेल्स देता हूँ कि वेबसाइट ये है, और ये पूरे प्रोसेस में आपको कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है, या मेरे पास जाने की जरूरत नहीं है, या मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना आसान तरीके से वो मेरा प्रेजेंटेशन रहता है। उसमें वेबसाइट्स का डिटेल्स, जैसे अभी पीएमईजीपी की बात कर रहे थे, तो पीएमईजीपी में एक वेबसाइट है ना, PMEGP.org.gov.in या .org, एक वेबसाइट पकड़ लीजिए। अभी उन्होंने मुद्रा और बाकी 6-7 योजना करके जो इनिशिएटिव है, उसका एक स्वावलंबन.in करके एक वेबसाइट डाली, सबकी स्वावलंबन.in। कुछ आपको क्या करना है, जैसे फेसबुक में अकाउंट ओपन करते हैं वैसे आपको लॉग इन करके उसमें एक आपका अकाउंट बनाना है, आधार कार्ड उसमें अपलोड करना है, और पैन कार्ड अपलोड करना है, दैट्स इट। उसके बाद वो सवाल जो पूछते हैं वो अपलोड करना है। बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं। अगर वुमेन्स के लिए रखा है तो वो उतना आसान रखा है कि मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आप रखिए। और वो किस लिए, कि वो आइडेंटिफाई कि ये पर्टिकुलर जो वुमेन है उसको इंटरेस्ट है। उसके बाद फिर उन्होंने पीएमईजीपी का जो एक ऐप भी बना के रखा है, वो डाउनलोड करके वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से
उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग देते हैं। 1 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते का फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग रहता है। पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहां पे बनाना सिखाते हैं। ये मैं भी करता हूँ। वो जो गवर्नमेंट का कर रही है, तो ये लोकल हैंड होल्डिंग, बहुत सारे लोगों को ये वर्चुअली नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। जब तक वो सामने 1 to 1 नहीं करते, तब तक नहीं होता है। तो मेरा काम 1 to 1 में है, जो वर्चुअली है या मोबाइल पे है, 1 to 1 में। तो उनको डीपीआर, जब अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं, कि जो बिफोर सबमिटिंग टू गवर्नमेंट वेबसाइट या फिर बैंक में, तो मैं वेरीफाई करता हूँ आपके डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो वो आप अवेलेबल कराइए। उसके अलावा फिर आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है, दैट इज डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वो पर्टिकुलर आप एक कोई भी फूड रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो पूरा 10 पन्ने का, उसमें फिर किस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, प्रोजेक्शंस कैसे होते हैं, 2 साल के क्या होते हैं, वो सब उनको मैं करा के देता हूँ। और वो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। अपलोड होने के बाद आपको 1 से 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर आपको सैंक्शन लेटर मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, कि आपका सब्सिडी सैंक्शन हुआ है, नहीं हुआ है तो जो रीजन है, तो वो रीजन अगर कुछ है तो वो रेक्टिफाई करने की मैं कोशिश करता हूँ उनसे डिटेल्स लेके। तो उनको हेल्प हो जाती है ना। तो ये सब जो काम है, ये डीआईसी का भी है ना। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम होता है, तो ये उनका काम है। तो ये उनको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ। लेकिन डीआईसी में क्या होता है कि सपोर्ट मिलता नहीं। जैसी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर जाते हैं ना, तो हम लोग जब जाते हैं तब हमें हेल्प नहीं मिलती। ये हर एक का प्रॉब्लम है। तो अभी वो ऑफिसर बेचारे और कुछ काम कर रहे होंगे, तो नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट के पास उतने लोग नहीं है कि हर एक के लिए 4 4 लोग रिसेप्शन में बिठा के जो भी आएगा उनको मदद करें। तो हम लोग अगर देश की सेवा अगर कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास क्या अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, एक्सपीरियंस है, तो यू शेयर इट ऑन योर डेस्क। कोई जरूरी नहीं कि आपका अलग से ऑफिस होना चाहिए। जो भी वर्चुअली है, या आपका कोई अगर प्रोग्राम चालू है, तो उसमें ये मैं शेयर कर देता हूँ। इस तरह से है। उसके बाद 1 to 1 मेंटोरिंग होती है। जब भी ये प्रोग्राम होने के बाद, या मैं कहीं मालेगांव हो या फिर धुलिया या जलगांव में, तो वहां पे फिर एक दिन रुक जाता हूँ। तो शाम को फिर 1 to 1 आते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ये उनको आसानी हो जाती। तो ये मेरा रोल डायरेक्टली नहीं है, ये इनडायरेक्टली है, टू सपोर्ट दिस वुमेन्स। और ये हर राइट। स्कीम में है। तो सर, ये जब आप काम कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिलता होगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। नहीं, है ना। आपकी बात समझ में आई, आपकी बात समझ, कि आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से चीजों ने सेटिस्फाई किया है, और अब आप इतने तरीके के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में अपने आप को पाते हैं। तो इन रोल्स में जो आपकी गतिविधियां हैं जिनके बारे में आपने मुझे बताया, थोड़ा सा मुझे ये समझाइए कि अ, अभी तक कितने एंटरप्रेन्योर होंगे आपके ये डिसीजन के बाद कि आपको सेकेंड इनिंग खेलनी है, उसके बाद कितने एंटरप्रेन्योर होंगे अनुमानित जिनको कि आपसे फायदा हुआ होगा? करीबन 500 प्लस। 500? 500 प्लस पैन इंडिया, प्लस इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे करीबन 15 एक एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं कि जो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है। राइट। और आईआईटी बॉम्बे जो यूरेका चालू है वहां पे, तो वहां पे भी कनेक्टेड है। अभी उन्होंने भी मुझे सिलेक्ट कर लिया है पिछले साल 2023 के लिए, 24 के लिए भी हूँ। तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मतलब हफ्ते में करीबन नए 10 लोग जुड़ जाते हैं। तो उनको बेनिफिट है, मिल रहा है। एंड आई एम हैप्पी। और कुछ तो एक्सपोर्टर्स भी बने हैं, एंटरप्रेन्योर्स तो बने हैं। उसके अलावा करीबन 50 के आसपास में एक्सपोर्टर्स भी बने हैं, जिनका मतलब आईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो लाइसेंस होता है, वो बनने से लेके उनको ऑर्डर आने तक वहां उनके सफर में साथ में था। उसके राइट। बाद मैंने छोड़ दिया कि वो फिर कमर्शियल आ जाता है उसमें। और जब कमर्शियल आता है, तो इंटेंशन अलग हो जाती है। एक वक्त तक, एक लिमिट तक मैं आपके साथ रहना चाहूंगा। उसके बाद अगर मैं रहा, तो इंटेंशन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो वो स्कीम्स भी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन एमएसएमई के पास नहीं पहुंच रही है।
और दिक्कत ये है, बीइंग MSME प्लस एज अ कंसल्टेंट, हर एक के चैलेंजेस अलग अलग हैं। मतलब मैं जब एंटरप्रेन्योर का शूज पहनता हूं तो मुझे एक अलग से थॉट और मेरा एक माइंडसेट अलग रखता हूं। मैं कोशिश ये करता हूँ, अगर कंसल्टेंट, आप कंसल्टेंट है और आप एडवाइस दे रहे हैं मुझे कि श्रीकांत जी अगर आप ऐसा करेंगे और ये स्कीम लेते हैं तो आपको बेनिफिट, आप 100 रुपए का बिजनेस है, हो सकता है आपका 150 का हो जाएगा, और वो भी 6 महीने में। और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो जो आप 20% था, वो 40% हो गया, है ना। दिक्कत ये है, जब आप कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट आप एंटरप्रेन्योर को अगर या MSME को एडवाइस करते हैं, तो एक्सेप्टेंस कितना है वो बहुत कम, समझ गए। तो ये माइंडसेट मुझे एज ए MSME मुझे चेंज करना है, और ये बहुत कम हो रहा है। ये मैंने अभी 1 साल में यहाँ देख रहा हूं मैं। सर आपसे बात करके बहुत खुशी हुई दोस्तों। ये पेरेंट नासिक के श्रीकांत पाटिल जी थे, जो अपने संघर्ष और अपनी शुरुआत के दिनों के अलावा अपने सेकंड इनिंग की उपलब्धियों की कहानियां भी हमें बता रहे थे। आपसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिला सर। SMB कनेक्ट द राइज डॉट इन के स्पॉटलाइट सीरीज को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास बिजनेस लीडर्स के लिए कोई सवाल है जो आप अपने बिजनेस के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं, प्लीज हमें info@smbconnect.in पर ईमेल करें। हम अपने एक्सपर्ट से उनके उत्तर दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे YouTube चैनल पर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और SME इकोसिस्टम पर अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आज हमसे जुड़ने के लिए फिर आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पॉटलाइट सीरीज में अगले एपिसोड में हम फिर से एक उद्योग जगत के एक नए दिग्गज से जुड़ेंगे, से बातें करेंगे, उनसे रूबरू होंगे। सर आशा करता हूँ आपको हमसे बात करके खुशी हुई होगी। जी जरूर जरूर, खूब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया बात करने के लिए। और मैं खुश हूँ SMB कनेक्ट से बात करके, आपसे बात करके। और मैं चाहूँगा कि मेरे तरफ से जो भी मदद कर सकता हूँ मैं आने वाले सालों में, आपके जो भी व्यूअर्स है उनके लिए भी मैं दुआ करूँगा, और मदद अगर कुछ कर सकूँ तो मैं खुश नसीब। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मच। थैंक यू।